लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ सतवन शर्मा और इस जूम लाइव में मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशा शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, जहाँ पर संबल हिंसा के हवाले से सबसे पहले बात होगी, क्योंकि ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और यूपी में न्यायिक आयोग की जो टीम है वो यहाँ पर अब संबल पहुंच चुकी है और हिंसा मामले की जांच ये पूरा आयोग करने वाला है। आपको बताते चले कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये पूरी जांच होगी और न्यायिक आयोग 4 बिंदुओं पर जांच करेगा। 4 ऐसे बिंदु है जिनके बेसिस पर ये पूरी जांच पड़ताल जो है वो संबल हिंसा में। तो फिलहाल बड़ी अपडेट आपके सामने, जहाँ पर आप देखिए किस तरह से आज न्यायिक आयोग यहाँ पर संभल पहुंच गया है और उसके बाद हिंसा मामले में जांच यहाँ पर आयोग जो है वो करेगा। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये जांच होगी। न्यायिक आयोग 4 बिंदुओं पर यहाँ पर जांच करेगा और 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से काम में डटा हुआ है। 4 बिंदु यहाँ पर कौन से रहने वाले हैं वो जरा देखिए, क्योंकि क्या हिंसा किसी साजिश के तहत सुनियोजित थी, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश होगी। क्या पुलिस सुरक्षा के प्रबंध ठीक थे, इस सवाल पर आप देखिए किस तरह से नजर होगी। किन कारणों से और किन हालातों में यहाँ हिंसा हुई है और उसकी वजह क्या थी, तो आगे भविष्य में ऐसी घटना ना घटे इसके लिए उपाय क्या कुछ हो सकते हैं, इन 4 बिंदुओं पर पूरी तरह से फोकस किया जाएगा और उसके बाद आयोग की तरफ से आगे यहाँ पर जांच शुरू कर दी जाएगी। बताते चले कि रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी AK जैन, रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद सदस्य यहाँ पर बनाए गए हैं। संभल हिंसा में जो जांच यहाँ पर बिठाई गई है, देखिए न्यायिक आयोग किस तरह से संभल पहुंचा है और अब 3 सदस्यीय न्यायिक टीम यहाँ पर किस तरह से जांच करेगी, ये बड़ी बात रहेगी। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग जो है वो गठित किया गया है। रिटायर्ड जज देवेंद्र अरोड़ा, पूर्व डीजीपी AK जैन, रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद, ये 3 सदस्यीय टीम यहाँ पर गठित की गई है। 24 नवंबर को हुए उपद्रव की जांच के लिए आयोग संभल पहुंचा है और एक साक्ष्य जुटाने की कोशिश होगी। कोर्ट ने 19 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे में जिस तरह से निर्देश दिए थे, अब आयोग आप देखिए 3 से 4 बिंदुओं पर किस तरह से काम करेगा। फिलहाल न्यायिक जो आयोग है ये 4 बिंदुओं पर काम करेगा कि आखिर घटना दोबारा ना हो, क्यों हुई, किस वजह से हुई, ये सारे वहाँ पर पहलू जो है वो ध्यान में रखे जाएंगे। लेकिन अब सुनियोजित जो षड्यंत्र है उसके बिंदु पर यहाँ पर जांच होगी कि ये पूरी घटना किसी सुनियोजित षड्यंत्र का पार्ट तो नहीं रही। पुलिस प्रशासन द्वारा शांति और कानून व्यवस्था को लेकर जो प्रबंध किए गए थे उसे भी आयोग देखेगा कि आखिर वो सही थे या नहीं, कहाँ पर चूक रह गई और उसके बाद अलग अलग आप देखिए साक्ष्य जुटाने की कोशिश होगी। लेकिन इस बीच में हिंसा के कारण और ऐसी घटनाओं को रोकने पर भी सुझाव दिए जाएंगे कि दोबारा से ऐसी हिंसक घटनाएं यहाँ पर ना हो, उसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं, इस पर अपना जो मंथन है वो किया जा सकता है। न्याय आयोग यहाँ पर जो है 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो सौंपेगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा। पुलिस ने जिले की सीमाओं पर भी नाकेबंदी कर दी है। हर आने जाने वालों पर गहनता से नजर रखी जा रही है। बिना चेकिंग के वाहनों को संभल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर अगर बात की जाए तो सियासत भी पूरी तरह से चरम पर है। संभल और बदायूं बॉर्डर पर पुलिस यहाँ पर चेकिंग कर रही है और उसके बाद चप्पे चप्पे पर आप देख पाए। बिल्कुल देवेंद्र, एक चीज काफी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर आयोग संभल पहुंच चुका है, वो अपनी जांच कर रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा भी इस पूरे मामले को लेकर उपद्रवियों के खिलाफ जो है वो संज्ञान लिया जा रहा है। और एक काफी इम्पोर्टेंट चीज, 700 जो उपद्रवी हैं उनके नाम सामने आए हैं और 250 के करीब जो उपद्रवी हैं उनकी सोशल मीडिया अलग अलग हैंडल्स पर तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो काफी बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं पुलिस के सामने है, क्योंकि 700 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज करना या फिर उनके खिलाफ एक्शन लेना अपने आप में काफी बड़ी चुनौती है। किस तरीके से इस चुनौती से डील करेगी पुलिस? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं चुनौती जरूर है, लेकिन प्रशासन एक कदम भी पीछे को हटने को तैयार नहीं है। जहाँ विपक्ष ऐसे में राजनीति कर रहा हो, तमाम आरोप प्रशासन पर लगाए जा रहे हो, लेकिन प्रशासन अपनी तरफ से वीडियो जारी कर तो पत्थर भी है जो बवाली है, उनके लगातार फोटो वायरल किए जा रहे हैं, वीडियो वायरल करे जा रहे हैं। उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, एनडीपी पता आइडेंटिफाई करके हर आदमी की पहचान कर गिरफ्तारी की जा रही है, तब से की जा रही है। कई टीमें गठित की गई है, लगातार कार्रवाई हो रही है और हथियार बरामद किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कार्रवाई के तौर पर अजन्य कुमार कमिश्नर ने साफ कर दिया है इस विषय में कोई भी ढिलाई नहीं की जाएगी। हर संभव जो उपद्रवी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अगर बात करें नेताओं की, तो
पूरी सीमा सील है। यहाँ पर सत्य संबंध तक किसी से भी पहुँचने की कोई संभावना नहीं विजेंद्र, है। जिस तरह से संभल के अंदर टीम पहुंची है, कितने समय तक वहीं पर रहने वाली है, साक्ष्य जुटाने वाली है, बातचीत करने वाली है, क्योंकि 2 महीने का समय दिया गया है कि आपको रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। संभल के अंदर की कार्यवाही कितने समय के लिए? जी, मैं आपको बता दूं, ऐसा हो सकता है इसमें 2-3 दिन या इसे अधिक भी लगे, क्योंकि ये मेरा मानना है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि जो टीम है जांच करेगी वो मीडिया से शायद बिल्कुल अलग रखा जाएगा इस जांच को, और अधिकारी शायद हो सकता है कि मीडिया से जब मिले, जब उनकी जांच पूरी हो, मीडिया से बात होगी नहीं, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन पूरी तरह से अगर मैं बता दूं तो हो सकता है कई दिन लग सकते हैं जांच में, क्योंकि बड़ा मामला है, हर बिंदु पर जांच होगी, अधिकारियों की भी भूमिका देखी जाएगी, और जो निर्दिष्ट ढंग से दंगाई है उनकी भी भूमिका की जांच होगी, और किस तरह से इस चीज को देखा जाता है ये तो आने वाला समय बताए। ठीक है विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विजेंद्र सिंह यहाँ पर अपडेट करे थे लगातार किस तरीके से संबल हिंसा मामले में अब न्यायिक जो आयोग है वो वहाँ पर पहुंच चुका है और तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं देखने को मिल रही है और काम किया जा रहा है। 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिस पर की पूरी जांच होगी। आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर महापंचायत की बात की जाएगी। बात उत्तराखंड की होगी। मस्जिद विवाद में आज उत्तराखंड में महापंचायत देखने को मिलेगी। रामलीला मैदान की पूरे इलाके में ये पूरी महापंचायत होगी। महापंचायत को लेकर उत्तरकाशी में सुरक्षा के कड़े प्रबंध देखने को मिलेंगे। पुलिस ने शहर को 7 जोन और 15 सेक्टर्स में बांधा है और साथ ही साथ ड्रोन के माध्यम से पूरी की पूरी निगरानी जो है वो देखने को मिली। तो बड़ी अपडेट आपके सामने उत्तराखंड से, जहां पर उत्तरकाशी के अंदर आप देखिए आज दोपहर मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठन की महापंचायत होने वाली है और इसे लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सुरक्षा जवान भारी संख्या में वहां पर तैनात कर दिए गए हैं। कल ही आपने देखा था कि सुबह किस तरह से मस्जिद मोहल्ला के 50 मीटर दायरे में यहाँ अगले आदेश तक के लिए धारा 163 यानी कि धारा 144 जो है वो लागू की गई थी। अब रामलीला मैदान में मस्जिद के खिलाफ देवभूमि विचार मंच की ओर से आज महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए हिंदूवादी नेता हैदराबाद के विधायक सी राजा भी पहुंच रहे हैं और इसी के मद्देनजर पुलिस को आप देखिए किस तरह से अलर्ट पर रखा गया है। शहर को 7 जोन 15 सेक्टर्स में बांटते हुए यातायात डाइवर्ट कर दिया गया है और यातायात को डाइवर्ट करने के साथ ही आप देखिए जो शहर है उसमें फ्लैग मार्च निकाला गया है। लेकिन मस्जिद पर महापंचायत किस तरह से होने वाली है वो देखिए, क्योंकि मस्जिद के खिलाफ देवभूमि को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। देवभूमि विचार मंच की ओर से आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। हिंदूवादी नेता हैदराबाद के विधायक सी राजा भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो जाहिर तौर पर आप देखिए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया है। महापंचायत पर ड्रोन कैमरा की नजर यहाँ रहेगी, क्योंकि पूरी तरह से ड्रोन कैमराज को लगाया गया है कि किस तरह से नजर बाहर से आने वाले लोगों पर भी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस तरह से काम किया जाएगा, वीडियोग्राफी भी वहाँ पर रहेगी। कैमराज का पूरा रोल वहाँ के अंदर आप देखिए महापंचायत में देखा गया है, क्योंकि अतिरिक्त पुलिस बल में टीवी में तैनात जिस तरह से अपर पुलिस अधीक्षक देखे गए हैं, यानी कुल मिलाकर आप देखिए अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो टीवी के अंदर तैनात कर दिया गया है और पुलिस बल में 4 सीओ, 9 इंस्पेक्टर, 5 सब इंस्पेक्टर्स को डाला गया है, जो कि पूरी निगरानी रखेंगे और अपने अंदर यहाँ पर जो उनके पास सुरक्षा बल रहेंगे या फिर जिस तरह से पुलिस बल के लोग रहेंगे, 5 सब इंस्पेक्टर हैं, 9 सहायक सब इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ साथ आप देखिए पूरे इलाके को किस तरह से अलर्ट पर रखा गया है। धारा 144 तो कल से ही लगी हुई है और पीएससी की 2 कंपनियों को भी वहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि मस्जिद पर जो विवाद चल रहा था उसी को लेकर महापंचायत यहाँ पर होगी और सबसे ज्यादा अतिरिक्त पुलिस बल हरिद्वार से पहुंचा है, जो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पैनी नजर गड़ाए हुए है। पूर्व जनाक्रोश रैली में भी पुलिस ने ड्रोन की ही मदद ली थी, उसी के साथ निगरानी यहाँ पर की थी। लेकिन फिलहाल अभी तक आप देखिए पुलिस कर्मियों के साथ साथ किस तरह से यहाँ पर आला अधिकारी भी काम में जुटे हुए हैं। महापंचायत खुली है, बाहर से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, लेकिन किसी भी तरह का कोई उपद्रव न हो उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने पूरा काम शुरू कर दिया है। तो इस बीच में बड़ी अपडेट उत्तरकाशी से ही थी। धनराज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, अपडेट कीजिएगा किस तरह से पूरी कार्रवाई को अंजाम वहां पर दिया जा रहा है, क्योंकि महापंचायत होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जो मस्जिद का विवाद है उत्तरकाशी का रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है और हाईकोर्ट ने भी कहीं न कहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। और आप देखिएगा कि आज महापंचायत वहाँ पर बुलाई गई है और कुछ ही समय बाद महापंचायत शुरू हो जाएगी और
और जिसमें कई बड़े हिंदू नेता भी कहीं ना कहीं सम्मिलित होंगे। और हालांकि जो प्रशासन है, प्रशासन ने जो परमिशन महापंचायत की दी है वो कहीं ना कहीं कुछ शर्तों पे दी गई है। किसी तरह का दंगा ना हो उसके लिए शर्त रखी गई है, और कोई भड़काऊ भाषण ना करे उसके लिए शर्त रखी गई है। तमाम तरह की शर्तों पर कहीं ना कहीं इसको जो है परमिशन दी गई है। लेकिन ये देखिएगा कि चप्पे चप्पे पर भी कहीं ना कहीं पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से यदि देखा जाए तो उत्तरकाशी को आज 15 जोन में और 7 सेक्टरों में बांटा गया है। और इसके साथ ही जो पुलिस प्रशासन है तमाम मुश्किलें, क्योंकि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन कितने बजे शुरू होने वाली है महापंचायत और कितने बजे तक चलने वाली है, और जो लोग बाहर से पहुंचने वाले थे क्या वो पहुंच चुके हैं अभी तक? बिल्कुल, देखिए जो लोग बाहर से आने वाले थे, क्योंकि जो विधायक भी आने वाले हैं, नेता हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और उसको देखते हुए कहने के पुलिस प्रशासन जरूर मुस्तैद है, लेकिन अभी पहुँचे नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो महापंचायत है 12 बजे से शुरू होगी और शाम तक 4 या 5 बजे तक चल सकती है। और इस पंचायत के माध्यम से कहीं ना कहीं जो आपको पूरा मामला ये भी बता दो कि जो मामला है वो मस्जिद का है, कि मस्जिद के जो हिंदू लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस मस्जिद को अवैध रूप से करार किया था, और उन्होंने कहा था कि मस्जिद को तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन धनराज यहाँ पर जो शहर है उसे 7 जोन और 15 सेक्टर्स में बांटा गया है, और साथ ही साथ जो डाइवर्जन है वो भी लगाए गए हैं। डाइवर्जन जो रूट है उस हवाले से बताएगा दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए जो डाइवर्जन रूट है वो किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से महापंचायत बुलाई गई है तो लाजमी है कि इसमें सैकड़ों की तादाद में जो हिंदू संगठनवादी लोग हैं वो वहाँ पर पहुंचेंगे, और इससे कहने के यातायात में भी काफी दिक्कत आ सकती है। और यातायात के साथ साथ कहने के इस तरह की हिंसा भी वहाँ पर भड़क सकती है, क्योंकि एक कहा जाए कि जो संवेदन मामला है, जो कि मस्जिद का मामला है, तो कहना कहीं महापंचायत को देखते हुए कहते प्रशासन ने सभी सुरक्षा वहाँ पर रखी गई है, रूट डाइवर्ट किया गया है ताकि किसी आम आदमी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ ही देखिएगा कि जो धारा 144 यानी कि जो 163 हो चुकी है उसको भी वहाँ पर लगाया गया है, ताकि कोई भी यदि इस तरह का दंगा भड़काता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। धनराज, जिस तरह से आज पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्या लगता है कि 24 अक्टूबर को जिस तरह से बड़े आरोप लगे थे डीएम पर भी और एसपी पर भी, उसी को मद्देनजर रखते हुए इस बार अलर्ट मोड पर रहकर पुलिस ने काम किया है, प्रशासन ने काम किया है? जी ऐसा बिल्कुल, देखिए आपने वो सीन भी देखा होगा जब इस मस्जिद के चलते कहने के पथराव वहाँ पर हुआ था और काफी लोगों को चोटें भी आई थी। और आप देखिएगा कि उसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, लेकिन आरोप लगातार कहने के वहाँ के प्रशासन पर लग था, और वो आरोप इस बार ना लगे इसको लेकर कहने के कड़ी सुरक्षा जरूर प्रशासन की तरफ से की गई है। तमाम जो इंस्पेक्टर हैं या अपर अधीक्षक हैं उस लेवल के लोग वहाँ पर लगाए गए हैं, जो कि पूरे मामले पर कहने कहीं अपनी नजर रखेंगे। उसके साथ साथ देखिएगा कि ड्रोन से भी कहने कहीं वहाँ पर निगरानी की जा रही है, ताकि कोई भी किसी तरह की हिंसा न भड़के, उसको देखते हुए किया जा सके, क्योंकि उस समय देखिएगा कि जो मामला उस समय हुआ था। ठीक है धनराज, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि उत्तराखंड से पूरी जानकारी धनराज हमें दे रहे थे कि किस तरह से वहाँ पर धारा 163 लागू कर दी गई है, और अब महापंचायत वहाँ पर होगी, लेकिन किस तरह से होगी और कैसे पूरी यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा ये देखने वाली बात है। आगे बढ़ जाते हैं, महाराष्ट्र आपको लिए चलेंगे, जहाँ पर अब आप देखिए सीएम की कुर्सी को लेकर अभी भी पेंच जो है वो कहीं न कहीं फंसता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लेकिन इस बीच में बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से दिखाना जरूरी था कि आखिर सीएम के चेहरे को लेकर किस तरह से यहाँ पर महाराष्ट्र के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इससे पहले वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद महाराष्ट्र के हवाले से आपको जरूर जानकारी देंगे। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले महाराष्ट्र से। बड़ी खबर जहां पर आप देखिए सीएम के चेहरे को लेकर किस तरह से अभी भी लगातार पहल से ही सस्ता नजर आ रहा है, क्योंकि आज महायुति की बैठक हो सकती है और बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हो सकती है। बताते चले कि सीएम पद की शपथ ग्रहण की तारीख फिलहाल तय हो गई है, लेकिन 5 दिसंबर को शाम 5 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि शपथ लेने के लिए तो समय
समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, लेकिन फिलहाल पेंच अभी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के नाम को लेकर फंसता हुआ नजर आ रहा है। महामंत्री के साथ साथ आप देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार में 2 मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, इस पर भी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मुंबई से आज देखिए किस तरह से अपडेट सामने आ रही है। मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। पीएम मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और बीजेपी से ही महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा। अजीत पवार की तरफ से ये ग्रीन सिग्नल दिया जाए, लेकिन यहाँ आप देखिए जो गृह मंत्रालय की मांग पर एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं, अभी भी उस पर कहीं न कहीं बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे सताना गांव चले गए हैं। तो यहाँ से अटकलें आप लगा सकते हैं कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की जो हरकतें हैं वो एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई हैं, और उसके बाद जब बातों की सहमति बन पाती है तो वापसी भी जरूर होती है। लेकिन इससे पहले 1999 में भी महाराष्ट्र के अंदर 1 महीना लग गया था सरकार बनाने को लेकर, लेकिन आज आप देखिए बड़ी अपडेट आपके सामने है, जहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर महायुति की अहम बैठक हो सकती है और बैठक को लेकर आप देखिए किस तरह से मंथन किया जा सकता है। आपको बता दें कि सीएम पद के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो चुकी है। 5 दिसंबर को शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो हमारे साथ इरशाद अहमद ज्वाइन कर चुके हैं इस खबर पर अपडेट करने के लिए। इरशाद बताइएगा क्या कुछ स्थिति इस समय महाराष्ट्र की चल रही है, जहाँ पर तारीख तो तय हो चुकी है, लेकिन सीएम होगा कौन, वो चेहरा अभी तक सामने नहीं आया। बहुत बड़ा सस्पेंस अभी बरकरार है, और वहीं हम ये देख रहे हैं कि इस पद पर एक बड़ा यहाँ हो गया है। और से एकनाथ शिंदे अपने पुरतक गांव में है, सतारा में है। अब उनसे मिलने के लिए वहीं नेता जा रहे हैं। महायुति महाविकास आघाड़ी के भी नेता उनके संपर्क में है, वो भी महाविकास आघाड़ी संपर्क में है। एक बड़ा मसला महाराष्ट्र में सरकार को बनाने को लेकर है, खासतौर से मुख्यमंत्री के जो है बीजेपी अपना नाम जो है देवेंद्र फडणवीस का बताना चाह रही है, और खासतौर से इस पर भी एक बड़ा पेश है कि मुख्यमंत्री नहीं दे रहा है तो गृह मंत्रालय शिंदे को देना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। और शिंदे काफी नाराज है, और जब दिल्ली में उनकी बैठकें हुई, इरशाद कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है कि इस बार देरी हो रही है यहाँ पर सीएम के चेहरे को लेकर। 1999 की बात करें तो 1 महीना लग गया था सरकार बनाने में, लेकिन कौन कौन सी मांगे रखी गई है और क्या लगता है कितनी मांगों पर सहमति यहाँ पर होगी और कितनी जल्दी सीएम का फेस सामने आएगा? हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है एकनाथ शिंदे द्वारा जब सीएम उन्हें बनाना चाहिए था ऐसी मांग थी, और जब बीजेपी इस पर राजी नहीं है तो वो गृह मंत्रालय और बड़े मंत्रालय जो है खास मलाईदार जो मंत्रालय है वो अपने पास रखना चाहते हैं। जबकि इससे पहले जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, तो उनके पास गृह मंत्रालय था। तो वैसा ही शिंदे भी चाहते हैं कि गृह मंत्रालय उनके पास रहे, वहाँ से जो है बांधकाम विभाग जो है वो रहे। तो ऐसे कई बड़े मंत्रालय उनके पास होने की बात भी कही जा रही है। और एक अंदरूनी बात ये भी है कि खासतौर से कुछ 4 मंत्री जो है उनके कोटे से बनाए जाने वाले हैं, तो वो उस पर भी बीजेपी इतराज कर रही है, ऐसी चर्चा है। खासतौर से अभी 2 बातों को लेकर बहुत बड़ा पेच फंसा हुआ है, जिस पर बीजेपी सहमत नहीं है, और जो है खासतौर से जब महाविकास आघाड़ी उनके संपर्क में है तो एक बड़ा मसला यहाँ महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह रखा जाए, लेकिन सीएम का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है। सीएम का नाम 3 तारीख को जो है नाम घोषित किया जा सकता है। ऑफिशियली जो है उसकी घोषणा बाकी है, लेकिन जो देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है बीजेपी कोटे से पहले नंबर पर है। अब देखना यह है कि खासतौर से ओबीसी और ब्राह्मण जो है, ऐसी चर्चा है कि मराठा के बाद ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इरशाद यहाँ पर महाराष्ट्र से अपडेट कर रहे थे कि किस तरीके से अभी 5 दिसंबर की जो तारीख है वो तो तय हो चुकी है, लेकिन आखिरकार सीएम होगा कौन महाराष्ट्र का, वो स्थिति अभी तक वो चेहरा सामने नहीं आया है। तो आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ पर बात अब आम आदमी पार्टी के हवाले से करेंगे, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के आला नेता जिन पर की कहीं ना कहीं रेड की स्थिति देखने को मिली। आम आदमी पार्टी विधायक की गिरफ्तारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आज 12 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल द्वारा होगी और साल 2023 के जबरन वसूली मामले में
उनकी गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी के बाद अब कहीं न कहीं स्थिति को साफ करने की कोशिश संयोजक अरविंद केजरीवाल करेंगे और आज तकरीबन 12 बजे यानी कि आधे घंटे के बाद ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। तो फिलहाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर अरविंद केजरीवाल करेंगे, लेकिन उस बीच में लगातार आप देखिए क्राइम ब्रांच की पूछताछ किस तरह से जारी है, क्योंकि गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की हुई है और उसके बाद आगे की कार्रवाई को शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल बताते चले कि पूछताछ के बाद आप देखिए किस तरह से कोर्ट में भी पेशी होगी और उसके बाद कस्टडी रिमांड की भी मांग की जा सकती है क्राइम ब्रांच की तरफ से। लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे ये देखने वाली बात है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक के पक्ष में अब कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जो है, देखिए टिप्पण जिस तरह से बीजेपी ने विधायक पर गैंगस्टर के सांठगांठ करने के लिए बड़ा आरोप यहाँ पर लगा दिया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना जरूरी है। उस बीच में लगातार आप देखिए न्यूज रूम लाइव में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्वागत है आप सबका इस ब्रेक के बाद। अब आगे बढ़ जाएंगे, दिल्ली विधानसभा चुनाव के हवाले से बात करेंगे, जहां पर 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा फैसला सामने आया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी किसी से भी अलायंस गठबंधन नहीं करने वाली है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है वो आम आदमी पार्टी जरूर रहने वाली है। लेकिन इन चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस की स्थिति कहीं न कहीं देखने को मिल रही है। इसलिए बड़ा फैसला लिया गया है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसी के साथ भी हाथ नहीं मिलाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ये क्लियर है कि कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी का जनाधार दिल्ली में काफी ज्यादा है। अपने बलबूते पे सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी दिल्ली में बना सकती है, जिसकी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया। तो बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी किसी भी यहाँ पर पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहेगी, लेकिन चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है। और बताते चले कि दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव है, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी है, कांग्रेस ने अपनी न्याय यात्रा शुरू कर दी है और आम आदमी पार्टी ने भी आप देखिए रेवड़ी पर चर्चा किस तरह से शुरू कर दी है। तो फिलहाल एक बड़ा फैसला आम आदमी पार्टी की तरफ से, जहां पर वो कह रही है कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी, इंडिया ब्लॉक के साथ यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जरूर रहेगी, लेकिन फिलहाल गठबंधन यहाँ पर विधानसभा चुनावों को लेकर नहीं किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर आप देखिए सभी पार्टियों ने किस तरह से यहाँ पर तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। अब विधानसभा चुनावों के अंदर अगर बात की जाए, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनावों का कार्यक्रम अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर आप देखिए बीजेपी, एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर बीजेपी 8 दिसंबर से ही देखिए किस तरह से अपना काम शुरू कर रही है। 20 दिसंबर तक बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी और इस बीच में दिल्ली में बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा रखी गई है। तो जाहिर तौर पर देखिए हर एक पार्टी ने किस तरह से अपना काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा भी शुरू हो गई, जन समर्थन जुटाने के लिए बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा रखी गई है। तो फिलहाल हर एक पार्टी लगातार दिल्ली के अंदर सत्ता में किस तरह से काबिज होना है उसको लेकर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा कर रही है कि वो यहाँ आप देखिए किस तरह से विधानसभा के चुनाव जीतकर सरकार बनाएगी, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी जो पिछले 6 सालों से यहाँ सत्ता के अंदर काबिज है, उसके साथ सीधे सीधे कांटे की टक्कर बीजेपी पार्टी की रहने वाली है। लेकिन इनके साथ ही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी चुनावी मैदान में कूद गई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप देखिए किस तरह से यहाँ परिवर्तन यात्रा के साथ साथ न्याय यात्रा शुरू कर दी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बड़ी अपडेट, दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है कांग्रेस पार्टी और एक एक करके जनता को लुभाने के लिए भी काम शुरू कर दिए गए हैं। विधानसभा चुनावों की तैयारियों में कांग्रेस पार्टी भी जुट गई है और दिल्ली की सभी 70 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। फिलहाल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव लड़ने का यहाँ ऐलान कर दिया है, लेकिन तीनों पार्टियों ने जिस तरह से अपनी ताकत झोंक दी है, अब देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि जब विधानसभा चुनाव होते हैं
तो उसके बाद किस तरह के हालात दिल्ली के अंदर बनेंगे। क्योंकि लोकसभा चुनावों की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर आप देखिए फुल फैलाव तरीके से किस तरह से यहाँ पर मैदान में रही और जीत कर भी सामने आई। लेकिन विधानसभा चुनावों की बात करें तो पिक्चर पूरी तरह से अलग हो जाती है। आम आदमी पार्टी वहां सत्ता में काबिज है, लेकिन उस बीच में अब आप देखिए त्रिकोणीय मुकाबला किस तरह से इस बार विधानसभा चुनावों में दिल्ली के अंदर बनेगा। क्योंकि कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंक रही है और विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को गिनाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो बिल्कुल सबसे पहले बात हम आम आदमी पार्टी की करेंगे, जिन्होंने कि 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक अलायंस का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के जो आला नेता है वो साफ तौर से आम आदमी पार्टी पर बयानबाजी उन पर कटाक्ष कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कुशासन की वजह से लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। लोगों की जो जायज मांगे है वो पूरी नहीं हो पा रही। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से मैदान में है और एक रैली निकालने का आयोजन उनके द्वारा किया जा रहा है। उज्जवल हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और उज्जवल सबसे पहले आम आदमी पार्टी के हवाले से बताएगा। साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि 70 विधानसभा सीटें हैं और हम किसी भी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर हम कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस का हिस्सा है, इंडिया अलायंस का, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए हम अकेला चलो का रास्ता अपनाएंगे। उज्जवल आवाज आ रही है? ठीक है, उज्जवल तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, बहुत जल्द एक बार फिर से राब्ता करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें तो सभी पार्टियों द्वारा जो है वो तैयारी की जा रही है, कमर कसी गई है और 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए बड़ी अपडेट आपके सामने, लेकिन क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो पहले सुन लेते हैं। तो इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहाँ पर बात अब पंजाब की भी होगी, क्योंकि पंजाब से बड़ी खबर, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में बयानबाजी लगातार जारी है। पंजाब में जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में एक दूसरे को लेकर कटाक्ष किया जा रहा है। केंद्र सरकार पर भी पंजाब की जो सरकार है, पंजाब के जो नेता है वो लगातार सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और पंजाब में देखिए किस तरीके से कटाक्ष और आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने, जहाँ पर केंद्र सरकार पर भी पंजाब आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। सुनील जाखड़ को पंजाब के किसानों की चिंता नहीं है, एक तरह से आप देखिए बड़ा बयान अमन की तरफ से जारी किया गया। केंद्र सरकार पर भी आप अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कई तरह के सवाल उठा दिए हैं। बताते चले कि बीजेपी ने यहाँ पंजाब के अंदर जो बीजेपी के अध्यक्ष है सुनील जाखड़, उन्होंने आरोपों का पलटवार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, आम आदमी पार्टी को जनता की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, किसानों की फिक्र नहीं है। और इस बीच में पंजाब सरकार ने एमएसपी के ऊपर किसानों को एक दाना खरीदने के लिए किस तरह से मोहताज कर दिया। यानी कि शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर के ऊपर जिस तरह से किसान बैठे हुए थे उसी का हवाला देते हुए यहाँ पर अमन अरोड़ा लगातार पलटवार करते नजर आए। क्या कुछ कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੇहद ਬੇਤੁਕਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। तो ऐसी बेतुकी बयानबाजी मैं समझता जाखड़ साहब बड़े सियाने सोचे लीडर हैं, उन्होंने नहीं करनी चाहिए जी। सर सुनील जाखड़ ने तो ये भी कहा है कि कहते कि कांग्रेस जो पक्ष का रोल निभा रही है, लेकिन वो भी किसानों के लिए कुछ नहीं कर पा रही। कह रहे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर किसानों के हक जो है मार रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी का तो हमें पता नहीं, उन्होंने इतना साल राजभाग किया है दिल्ली में, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। लेकिन तब सुनील जाखड़ जी कांग्रेस का हिस्सा थे, अब नए वो 2 साल से बीजेपी में आया है। बीजेपी के अध्यक्ष होते हुए मैं समझता हूँ कि उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो पंजाब के किसानों की, पंजाब के व्यापारियों की, पंजाब की महिलाओं की, पंजाब की यूथ की आवाज़ उनको दिल्ली केंद्र सरकार की अंधी गूंगी बोली सरकार तक पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं पहुंचाया। और मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि ये जो पिछले समय में चाहे प्रोक्योरमेंट का हुआ, किसान खज्जल खुआर हुए, आड़ती शेलर मालिक खज्जल खुआर हुए,
जिसकी जिम्मेवारी सीधे सीधे तौर के ऊपर केंद्र सरकार के ऊपर बनती है, वो जिम्मेवारी निभाने की बजाय वो तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के बैठे हैं। आज बीजेपी को ये नहीं पता कि उनका प्रधान है कौन। तो इस करके घर बैठ के बयानबाजियां करने की बजाय जाखड़ साहब को काम करना चाहिए पंजाब के लोगों के हित में केंद्र सरकार के पास। भाजपा नेता मनिंदर सिंह गुप्ता हमेशा कहीं ना कहीं विपक्ष बनकर निशाना साधते हैं। आज किसी ने अकाउंट साइड से उन्हें भी नोटिस जारी हो गया है, उनका इसको वहाँ पे पेश होने को कहा गया है। कैसे देखिए ऐसा कि चलो ये तो खैर अकाल तख्त साहब ने सबके बड़े सम्मानित हैं, सब वहाँ नतमस्तक होते हैं, उन्होंने नोटिस निकाला है तो डेफिनेटली इनको जाना चाहिए। क्योंकि आज अकाल तख्त साहब भी मेरे ख्याल से ये चीज समझ चुके हैं, मान चुके हैं कि जो 10 साल पाप पंजाब में हुए हैं केंद्र भाजपा के राज में, उसके लिए सब लोग जिम्मेवार हैं। तो अच्छी बात है, उन्होंने अगर बुलाया है तो उनको जाके अपना पक्ष जो है वो रखना चाहिए। नहीं देखिए, केंद्र सरकार तो पिछले 2.5 साल से पंजाब के साथ मतरेई माह वाला सलूक कर ही रही है। हमारा RDF का पैसा, हमारा NHM का पैसा, हमारा सर्व शिक्षा का पैसा, सारा का सारा उन्होंने रोका हुआ था। हाँ, वर्ल्ड बैंक एक तो उनसे डिमांड कर रही कि वो उसको इमीडिएटली रिलीज करे। नंबर 1, जो वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, वो तो जो और नए प्रोजेक्ट्स हैं ताकि पंजाब में और तो चलिए आप सुनील जाखड़ को सुन रहे थे, जहाँ पर उन्होंने साफ तौर से भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप जो है वो खड़े किए हैं। अब आगे बढ़ जाएंगे, बात बिहार की होगी, जहाँ पर जमीन भूमि को लेकर जो है वो सर्वे लगातार जारी है और जमीन सर्वे को लेकर प्रदेश जो सरकार है उनको बड़ी राहत मिली है। बता दें कि 7 दिनों के भीतर ये समय निर्धारित किया गया है और ई-मापी को भू अखिलेश पोर्टल से जोड़ने के निर्देश भी साझा कर दिए गए हैं। बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन जमीन मापी के लिए बड़ी अपडेट बताते चले कि जमीन सर्वे को लेकर सरकार ने ये एक बड़ी राहत यहाँ पर बिहार की जनता को दी है। जमीन मापने के लिए ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं। 7 दिनों के भीतर समय का निर्धारण जो है वो किया गया है। तो ई-मापी को भू अभिलेख पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। बताते चले कि यहाँ पर जब लोग आप देखिए किस तरह से भू विभाग के दफ्तर में पहुंच रहे थे, वहां पर किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जमीन मापने के लिए ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से ये एक बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है। हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं अमित। अपडेट कीजिएगा, ये किसी सौगात के काम तो नहीं है, लेकिन किस तरह से काम किया जा रहा है ऑनलाइन तरीके से जो अभी सरकार लेकर आई है। देखिए, बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है और बिहार सरकार इसको सफलतापूर्वक संपन्न कराने का हर संभव प्रयास कर रही है। देखिए, बिहार में लगातार जो है कई ऐसे भूमि हैं, कैसे जमीन मालिक है जिनका दस्तावेज दुरुस्त नहीं है। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि बिहार सरकार का ये मानना था कि बिहार में जो अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ोतरी हो रही है, खासतौर पर जो हत्याओं की घटना हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण जो है भूमि रहा है, जमीन रहा है। दरअसल बिहार में जमीन की कीमत काफी बढ़ गई है। तो इसको लेकर जब बिहार पुलिस मुख्यालय और बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि सभी जितने भी जमीन है उसका सर्वेक्षण होगा और उस सभी जमीनों का कागजात जो है दुरुस्त किया जाएगा। इसको लेकर भूमि और राजस्व सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने बजाते कई दिशा निर्देश जारी किए, लेकिन इसके बाद जब देखा गया कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है अपना जमीन जो है अपने नाम से कराने में, दस्तावेज ऊपर कराने में, खासतौर पर जो खतिहान होता है। देखिए, बिहार में कई ऐसे जमीन मालिक हैं जिनका जमीन जो है उनके दादा परदादा के नाम से है और उन नाम में ट्रांसफर नहीं हुआ है कई पुस्तकों से, तो खतिहान को लेकर भारी समस्या हो रही थी। और इसके अलावा जो है जमीन से जुड़े दस्तावेज प्राप्त करने में लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। ऐसा बात सामने आया था कि काफी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। जमीन का कागज जब लोग ब्लॉक में जाते हैं या उसको जमीन का कागज उपलब्ध कराने को लेकर जो है काफी समस्या हो रही थी। साथ ही 50% से जुड़ा मामला कोर्ट में अभी भी जमीन से जुड़ा मामला जो कोर्ट में लंबित है कागजात को लेकर। तो इसको लेकर जानकारी देने के लिए उम्मीद ये जताई जा रही है कि अब जो सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है इससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। मुझे मेरी सहयोगियों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।